हेलो स्टूडेंट्स, बैंकिंग लेसन 2। लेसन का नाम है मुद्रा, अर्थ, कार्य, महत्व तथा दोष, मनी, मीनिंग, फंक्शन, इम्पोर्टेंस एंड एविल्स। यानी कि इस लेसन में हम मुद्रा का अर्थ पढ़ेंगे, कार्य, महत्व तथा दोष। ध्यान दीजिएगा। और लेसन 2 का ये पहला पार्ट है। सबसे पहले मुद्रा शब्द की उत्पत्ति। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई है? तो मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मणि शब्द से हुआ है। मणि का अर्थ होता है मूल्यवान रत्न। इस प्रकार मुद्रा का शाब्दिक अर्थ मूल्यवान पदार्थ से होता है। और मुद्रा शब्द को अंग्रेजी में हम मनी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत मुद्रा शब्द जो है संस्कृत के मणि शब्द से बना है, और अंग्रेजी में जो हम मनी के नाम से जानते हैं मुद्रा को, तो मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा से बना है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में रोम में देवी जूनो के मंदिर में, देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा ढालने का काम किया जाता था। देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा ढालने का काम किया जाता था, और देवी जूनो को मोनेटा के नाम से पुकारते थे। ध्यान दीजिएगा, देवी जूनो को मोनेटा के नाम से पुकारते थे। और इटली में देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना जाता था। इस प्रकार कुछ विद्वानों ने मुद्रा को स्वर्गीय आनंद का प्रतीक माना। कुछ विद्वानों का मत यह है कि मुद्रा शब्द पैक्यूनिया शब्द से बना है। पैक्यूनिया शब्द से बना है, और पैक्यूनिया शब्द पैकस से तैयार हुआ है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि मुद्रा शब्द पैक्यूनिया से बना है, और जो पैकस शब्द से बना है पैक्यूनिया, और पैकस का अर्थ होता है पशुधन। इस प्रकार रोम में प्राचीन काल में लोगों ने पशुओं को भी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया होगा या प्रचलन में रखा होगा। इस प्रकार रोम में प्राचीन काल में मुद्रा और पशुधन में कोई अंतर लोगों ने नहीं माना। चाहे कुछ भी हो, वैसे तो मुद्रा शब्द की उत्पत्ति बहुत ही जो है डाउटफुल है। इसमें बहुत बड़ा जो है मतभेद है। कुछ विद्वान जो है कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान अलग मानते हैं। तो मुद्रा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कोई सटीक जानकारी जो है नहीं दिया जा सकता है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। अब जो है मुद्रा शब्द की परिभाषा, ये हो गया मुद्रा शब्द की उत्पत्ति। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मणि शब्द से हुआ है। मणि का अर्थ होता है मूल्यवान रत्न, और मणि को और मुद्रा को मनी शब्द से हम जानते हैं अंग्रेजी में, जो लैटिन भाषा के मोनेटा से बना है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा ढालने का काम किया जाता था, और देवी जूनो को मोनेटा के नाम से जानते थे। और इटली में देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना जाता था। इस प्रकार कुछ लोगों ने मुद्रा को स्वर्गीय आनंद का प्रतीक माना। और कुछ विद्वानों का मानना यह है कि मुद्रा शब्द पैक्यूनिया शब्द से तैयार हुआ है, और पैक्यूनिया जो है पैकस शब्द से बना है, और पैकस का अर्थ होता है पशुधन। ऐसी मान्यता है कि रोम में प्राचीन काल में लोगों ने पशुओं को भी मुद्रा के रूप में प्रचलन में रखा होगा। इस प्रकार जो है रोम में प्राचीन काल में लोगों ने मुद्रा और पशुधन में कोई अंतर महसूस नहीं किया या नहीं माना। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मुद्रा शब्द की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है। अब हम चलते हैं मुद्रा की परिभाषा। तो मुद्रा की परिभाषा दो आधार पर दी गई है। पहला है स्वभाव के आधार पर, और दूसरा है विस्तार के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा की परिभाषा दो आधार पर दी गई है। पहला है स्वभाव के आधार पर, और दूसरा है विस्तार के आधार पर। तो हम चलते हैं अब स्वभाव के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं। तो स्वभाव के आधार पर मुद्रा की जो परिभाषा दी गई है, उसको तीन उप वर्गों में बांट दिया गया है। पहला है वर्णनात्मक परिभाषाएं,
दूसरा है वैधानिक परिभाषाएं और तीसरा है सर्वग्राह्यता संबंधी परिभाषाएं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ स्वभाव के आधार पर है और स्वभाव के आधार पर मुद्रा को जो परिभाषित किया गया है वह 3 वर्गों में विभाजित हो गया है। पहला है वर्णात्मक परिभाषा, दूसरा है वैधानिक परिभाषाएं और तीसरा है सर्वग्राह्यता संबंधी परिभाषाएं। अब वर्णात्मक परिभाषाएं, इस वर्ग में उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है जिसमें मुद्रा का वर्णन तो किया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया है कि मुद्रा क्या है या मुद्रा हम किसे मानेंगे, किसे कहेंगे। केवल मुद्रा का वर्णन किया गया है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि मुद्रा हम किसे कहेंगे। इसीलिए वर्णात्मक परिभाषाओं को हम कार्यवाहक परिभाषाओं के नाम से जानते हैं। इसके समर्थक हैं हार्टली वीदर्स, कॉलबोर्न, आरपी कैंट, थॉमस प्रेस्कॉट इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, वर्णात्मक परिभाषा को हम कार्यवाहक परिभाषा के नाम से भी जानते हैं और इसके समर्थक हैं यानी इस वर्ग में हार्टली वीदर्स, कॉलबोर्न, आरपी कैंट, थॉमस प्रेस्कॉट इत्यादि विद्वानों की परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। हार्टली वीदर्स ने तो बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा दिया है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। हार्टली वीदर्स ने ये बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि जो भी मुद्रा का कार्य करे वही मुद्रा है, लेकिन ये नहीं बताया कि मुद्रा हम किसे मानेंगे, मुद्रा के अंतर्गत किन किन गुणों का होना जरूरी है। अब जो है कुछ विद्वानों ने वर्णात्मक परिभाषाओं में बहुत बड़ा दोष निकाला। पहला है सर्वग्राह्यता, दूसरा है वैधानिक मान्यता का अभाव, यानी कि इसमें इस प्रकार की परिभाषाओं में मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण देखने को नहीं मिलता है। चाहे कोई लोग उसको मुद्रा माने या न माने, लेकिन आपने उसको मुद्रा मान लिया। और दूसरा है वैधानिक मान्यता, ऐसी मुद्रा में कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, यानी कि सरकार जो है इसको मुद्रा घोषित नहीं करती है। अब दूसरा है वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाओं में वे परिभाषाएं आती हैं जिसमें किसी वस्तु को सरकार या विधान के द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया गया हो, यानी कि इस वर्ग में उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें ये बताया गया कि सरकार या विधान के अनुसार जिस वस्तु को मुद्रा घोषित कर दिया जाता है वही मुद्रा है। इसके समर्थक हैं विलियम नैप और हार्ट्रे। ध्यान दीजिएगा, विलियम नैप और हार्ट्रे वैधानिक परिभाषाओं में सम्मिलित हैं, यानी कि इन लोगों की परिभाषाएं वैधानिक परिभाषाओं में सम्मिलित किया गया है। इसमें भी बहुत बड़ा दोष है। पहला है सर्वग्राह्यता की उपेक्षा, यानी कि सरकार किसी वस्तु को मुद्रा मान घोषित कर देती है, चाहे जनता उसको मुद्रा के रूप में स्वीकार करे या न करे, सरकार तो उसे मुद्रा मान लिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें ये दोष निकाला गया कि सर्वग्राह्यता की उपेक्षा है, यानी किसी भी वस्तु को सरकार या विधान के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी गई वह मुद्रा है, चाहे लोग उसको मुद्रा के रूप में स्वीकार करें या न करें। ये बहुत बड़ा दोष था। इसका एक उदाहरण मैं बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में मुद्रा प्रसार इतना अधिक हो गया कि वहां के लोगों ने पत्र मुद्रा को स्वीकार करना बंद कर दिया, यानी कि पत्र मुद्रा को स्वीकारना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जर्मनी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था की कि जो भी लोग पत्र मुद्रा को मुद्रा नहीं मानते हैं उनको मृत्यु की सजा दी जाएगी। फिर भी लोगों ने पत्र मुद्रा को स्वीकार नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है, केवल सरकार के कहने से या विधान के अनुसार किसी वस्तु को मुद्रा मान लेना वह मुद्रा नहीं है जब तक पब्लिक उसको मुद्रा के रूप में स्वीकार न करती हो। और तीसरा है सर्वग्राह्यता संबंधी परिभाषाएं। इस वर्ग में उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें सर्वग्राह्यता का गुण हो, यानी कि पब्लिक उसको मुद्रा के रूप में स्वीकार करती हो। इस वर्ग में मार्शल, क्राउथर, एली, सेलिगमैन, कोल, रॉबर्टसन, कीन्स आदि विद्वानों की परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सर्वग्राह्यता संबंधी परिभाषाओं में वे परिभाषाएं आती हैं जिसमें लोग जो है किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि उसमें सर्वग्राह्यता का गुण देखने को मिलता है।
इस वर्ग में मार्शल हुए, क्राउथर, एली, सेलिगमैन, पोल, रॉबर्टसन, कीन्स इत्यादि विद्वानों की परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें भी दोष निकाला गया है अत्यंत व्यापक, यानी कि सर्वग्राह्यता संबंधी परिभाषा बहुत ही व्यापक बना दिया है, मुद्रा को बहुत अधिक व्यापक कर दिया है, यानी कि किसी भी वस्तु में सर्वग्राह्यता का गुण है तो वह मुद्रा है। और दोष ये निकाला गया कि साख पत्रों का मुद्रा न होना, साख पत्र जैसे चेक हुआ, बैंक ड्राफ्ट हुआ, विनिमय विपत्र हुआ, हुंडी हुआ, प्रतिज्ञा पत्र हुआ, इन साख पत्रों को मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया गया, ये बहुत बड़ा दोष है। तो इस पार्ट में आपने पढ़ा मुद्रा की परिभाषाएं स्वभाव के आधार पर ही जो है आपने केवल पढ़ा है, और इसके पहले आपने पढ़ा मुद्रा शब्द की उत्पत्ति। तो मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मणि शब्द से, और अंग्रेजी में जो मुद्रा के लिए मनी शब्द का प्रयोग हम करते हैं यह मोनेटा से बना है। और आपको बताया गया कि देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा ढालने का काम किया जाता था और देवी जूनो को मोनेटा के नाम से जाना जाता था। कुछ विद्वानों का मत यह है कि मुद्रा शब्द की उत्पत्ति पैकुनिया शब्द से हुई है, और पैकुनिया पैकस से बना है। पैकस का अर्थ होता है पशुधन। तो उम्मीद है इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं। इसके अभी ठीक पहले आप पढ़े हैं स्वभाव के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं, और ये दूसरा पार्ट है विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं। तो विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाओं को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है संकुचित परिभाषाएं, नैरो डिफिनीशन। दूसरा है उदार या विस्तृत परिभाषा, उदार या विस्तृत परिभाषा, लिबरल डिफिनीशन। और तीसरा है संतुलित परिभाषाएं, बैलेंस्ड डिफिनीशन। ध्यान दीजिएगा, विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाओं को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है संकुचित परिभाषा, उदार परिभाषा और संतुलित परिभाषा। तो सबसे पहले संकुचित परिभाषा। इस वर्ग में उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें केवल धातुओं के सिक्कों को ही मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, संकुचित परिभाषाओं में उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है जिनमें केवल धातु के सिक्कों को ही मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है, और इसके समर्थक हैं यानी कि प्रोफेसर प्राइस हैं, रॉबर्टसन हैं इत्यादि। यानी कि इन लोगों की परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है संकुचित परिभाषा में। ये लोग अपनी परिभाषा में केवल धातु के सिक्कों को ही मुद्रा के रूप में माना है या परिभाषित किया गया है। इसमें दोष है संकुचित। यह जो बहुत ही संकुचित परिभाषा है, क्योंकि इसमें पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा दोनों की उपेक्षा की गई है। केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा के रूप में माना गया है। दूसरा है उदार या विस्तृत परिभाषाएं, यानी कि इसमें बहुत अधिक उदारता दिखाया गया है। इस वर्ग में उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है जिसमें सिक्के, पत्र मुद्रा व शाख मुद्रा तीनों को सम्मिलित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है समझना। उदार या विस्तृत परिभाषाओं में ऐसे परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है जिनमें सिक्के, पत्र मुद्रा व शाख मुद्रा तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो इसके समर्थक हैं पोल, ट्रेस्कार्ट, हार्टले वीदर्स इत्यादि। हालांकि इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इसमें भी दोष हम मान सकते हैं कि यह बहुत क्या किया है, विस्तृत कर दिया है। मुद्रा का जो मानक है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा दिया है। उसके बाद है तीसरा संतुलित परिभाषाएं। संतुलित परिभाषाओं में आएगा धात्विक सिक्के व कागजी नोट। यानी कि इस वर्ग में उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है जिसमें धात्विक सिक्के और कागजी नोट का वर्णन किया गया है, किंतु इस परिभाषा में शाख पत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो शाख पत्र है जैसे चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, विनिमय विपत्र है, हुंडी है, प्रतिज्ञा पत्र है, इन शाख पत्रों को मुद्रा के रूप में नहीं माना गया है। इसके समर्थक हैं मार्शल, एली, कीन्स इत्यादि। तो इसमें दोष केवल यही है कि इसमें शाख पत्रों को मुद्रा नहीं माना गया है और धात्विक सिक्के और कागजी नोट ही केवल इसमें मुद्रा के रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो ये रहा विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषा। अब
मुद्रा की उपयुक्त परिभाषा, सुटेबल डिफिनीशन। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, क्रय शक्ति के संचय तथा ऋण संबंधी सौदों एवं व्यावसायिक दायित्वों के भुगतान के संबंध में विस्तृत एवं सामान्य रूप से स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार की जाती है तथा जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, जो मुद्रा की उपयुक्त परिभाषा है ये दी गई है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम यानी कि अदला बदली के रूप में, जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को हम खरीद सकें, मूल्य के मापक यानी कि जिसमें किसी वस्तु का मूल्य मापा जा सके, क्रय शक्ति के संचय यानी जिसमें वस्तुओं की खरीदने की क्षमता हो और जिसको धन के रूप में संचित किया जा सके, तथा ऋण संबंधी सौदे यानी कि ऋण संबंधी सौदों का भुगतान किया जा सके, तथा व्यावसायिक दायित्वों के डबल हो गया है, व्यावसायिक दायित्वों के भुगतान के संबंध में विस्तृत एवं सामान्य रूप से स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार की जाती है तथा जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। यानी कि मुद्रा का प्रयोग व्यावसायिक दायित्वों के भुगतान के संबंध में विस्तृत रूप से या सामान्य रूप से स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार की जाती है तथा जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, यानी जिसको सरकार और विधान जो है मुद्रा मानती है, जो इन सभी गुणों से पूर्ण होती है जो वस्तु, वही क्या है? मुद्रा है। तो इसको आप याद रखिएगा, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, क्रय शक्ति के संचय तथा ऋण संबंधी सौदों एवं व्यावसायिक दायित्वों के भुगतान के संबंध में विस्तृत एवं सामान्य रूप से स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार की जाती है तथा जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।